नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पनामा पेपर लीक्स मामले में केंद्र सरकार ने सभी आरोपियों को भेजा नोटिस। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। राज्यसभा में अगस्ता केस हंगामे के बीच उठा राम मंदिर का मुद्दा। सुब्रमण्यम स्वामी ने आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए जल्द फैसले की मांग की। यूपी में पानी पर सियासत। यूपी ने लौटाई केंद्र की वाटर एक्सप्रेस। कहा, बुंदेलखंड में लातूर जैसे हालात नहीं। मुंबई के किनन रुबेन हत्याकांड में चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा। महिला साथी से छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी किनन रुबेन की हत्या। और व्हाट्सएप पर भेजी गई जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है मामला। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में गुरुवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अगस्ता मामले में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। स्वामी ने इस आस्था से जुड़ा मामला बताया, जिसके बाद सदन में एक बार फिर हंगामा हो गया। स्वामी ने कहा, अगर कोर्ट राम मंदिर पर फैसला सुनाती है, अगर ये दोनों समुदाय को स्वीकार है, तो सरकार को राम मंदिर के मामले में बयान देना चाहिए। मुंबई की एक विशेष अदालत ने किनन रुबेन हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने गुरुवार की सुबह किनन संतोष और रुबेन फर्नांडिस की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके बाद अदालत ने चारों दोषियों जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुल्हज और दीपक तिवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2011 की शाम किनन और रुबेन ने मुंबई के अंधेरी इलाके में अपनी महिला साथी से छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिस पर बदसलूकी करने वाले 4 लोगों ने किनन और रुबेन पर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में घायल किनन की उसी दिन मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान 10 दिन बाद रुबेन ने भी दम तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज को PIL समझ सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। अशोक अरोड़ा नाम के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से व्हाट्सएप पर भेजे मैसेज पर PIL की तरह सुनवाई करने की दरख्वास्त की। कोर्ट के इनकार के बाद अब अशोक अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि देश के नागरिक, इनमें वकील, जज और राजनेता शामिल है, अपने मौलिक कर्तव्यों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जहां लोग अपने मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करें। अशोक अरोड़ा फिलहाल अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो याचिका दायर करने के लिए भारत आए हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में सूखा प्रभावित और जल संकट झेल रहे बुंदेलखंड इलाके को भेजी गई पानी की ट्रेन को राज्य ने लेने से मना कर दिया है। रेल मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में अखिलेश यादव सरकार ने कहा है, हमारे यहाँ लातूर के जैसे हालात नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी चिट्ठी में कहा कि अगर हमें पानी की जरूरत महसूस होगी तब हम रेलवे को सूचित कर देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में पानी की भारी किल्लत है और तमाम रिपोर्टों के बाद केंद्र का ध्यान इस ओर गया है। बताया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 7 मई को बुंदेलखंड में पानी के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे NCR में डीजल टैक्सी बैन के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत में दलील देते हुए केंद्र ने कहा कि प्रतिबंध से कॉल सेंटर जैसे BPO के कामकाज में असर पड़ा है। यही नहीं, ऐसे हालात रहे तो विदेशी कंपनियां भी देश छोड़ सकती है। मामले में 9 मई को अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में कमर्शियल टैक्सी ऑपरेटर्स द्वारा डीजल गाड़ी चलाने पर 1 मई से प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में सभी टैक्सी ऑपरेटर्स को CNG आधारित टैक्सी चलाने के निर्देश दिए थे। टैक्सी ऑपरेटर्स की अपील को ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा था कि राजधानी में प्रदूषण का मुद्दा अहम है।
IRCTC ने अपनी वेबसाइट हैक होने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि रेलवे यात्रियों की जानकारी बेचने की शिकायत जरूर आई है। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि IRCTC की वेबसाइट हैक हो गई है और तकरीबन 1 करोड़ ग्राहकों का पर्सनल डेटा चोरी होने की आशंका है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इन जानकारियों की CD बनाकर बेची जा रही है। समझा जाता है कि हैकर से ये जानकारी मार्केटिंग कंपनियां खरीद रही है, जो इनका इस्तेमाल टेली मार्केटिंग कॉल्स आदि के लिए कर सकते हैं। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो चुराए हुए डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोई उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच कर रही ED की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी खुद पहले मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच को उत्सुक नहीं थी। दिसंबर 2013 में CBI की ओर से दायर FIR की कॉपी मिलने के 7 महीने बाद तक ED ने अगस्ता मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। यही नहीं, तब ED के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की फाइल पर लिखित रूप में FEMA के तहत जांच शुरू करने की सिफारिश की थी। सूत्र बताते हैं कि ऐसा मामले को कमजोर करने की कोशिश के तहत किया गया। हालांकि बाद में जब ED के ही एक अन्य शीर्षस्थ अधिकारी ने मामले की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच की वकालत की, तब जाकर PMLA एक्ट के तहत 3 जुलाई 2014 को FIR दर्ज की गई। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के राज्यसभा में भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश हैं। PM ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर पर्रिकर के सदन में बयान को सबसे बेहतरीन भाषणों में शुमार किया है। PM मोदी ने साथ ही कहा कि एक अच्छी संसदीय परंपराओं को प्रदर्शित करने जैसा है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, कल राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का भाषण सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक है। ये एक अच्छी संसदीय परंपराओं को प्रदर्शित करने जैसा है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के बीच पश्चिम बंगाल में छठे और आखिरी दौर का मतदान जारी है। शुरुआती दौर से 27% वोटिंग दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के सामने इस दौरान 300 से अधिक शिकायतें भी दर्ज कराई गई है। इनमें से सबसे अधिक शिकायतें ईस्ट मेदिनीपुर में की गई है। इस चरण में 2 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें कुछ बिहार की 9 और पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 सीटें भी शामिल है। आखिरी चरण में 170 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलटने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ का तबादला कर दिया गया है। जस्टिस जोसेफ को हैदराबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। जोसेफ ने जुलाई 2014 में उत्तराखंड में बतौर मुख्य न्यायाधीश पद संभाला था। जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में केंद्र के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को खारिज कर हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता सुनिश्चित कर दिया था। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस VK बिष्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा था, केंद्र की ओर से राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित नियम के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बुधवार देर एक बस के पुल से नीचे गिरने की वजह से 14 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक घटना देर रात करीब 10:30 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को बचाने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया गया। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में बस 3 बार पलट गई। दोनों बाइक सवारों की भी मौत हो चुकी है। ये बस गढ़वा से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। इसमें करीब 60 से अधिक लोग सवार थे। श्री श्री रविशंकर के विश्व संस्कृत महोत्सव को लेकर NGT का फैसला गुरुवार को आएगा। इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है। 22 अप्रैल को NGT ने ऑर्डर रिजर्व किया था। दिल्ली में यमुना के किनारे मार्च में आर्ट ऑफ लिविंग का महोत्सव हुआ था। इस मामले में आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का एनवायरमेंटल कंपेंसेशन सेंस लगाया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग ने महोत्सव के पहले दिन 11 मार्च को 25 लाख रुपए दिए थे। शेष रकम अदा करने की डेडलाइन 1 अप्रैल थी। आर्ट ऑफ लिविंग ने ट्रिब्यूनल से कहा था वो बैंक गारंटी के तौर पर बाकी रकम देगा। उसने ये भी कहा था कि साइंटिफिक असेसमेंट होना चाहिए। साइट का अब तक सिर्फ विजुअल असेसमेंट हुआ है। दिल्ली में कल गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों में से एक साजिद को मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि साजिद डांसर बनना चाहता था। उसने इसके लिए 2 रियलिटी शो में ऑडिशन भी दिए थे और एक बार मुंबई भी गया था, लेकिन इनमें सिलेक्शन ना होने के बाद वो जैश ए मोहम्मद की विचारधारा की ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद उसने उनका फेसबुक पेज भी फॉलो करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार साजिद पेशे से दर्जी था।
पुलिस ने बताया कि वो वेस्टर्न और क्लासिकल डांस में प्रशिक्षित है। मुंबई से लौटने के बाद उसने फिर से डांस क्लास जाना शुरू कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी की डिग्री पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की कोई डिग्री नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि ड्यू ने पीएम की डिग्री के रिकॉर्ड जाहिर करने से इनकार कर दिया। क्यों? मेरी जानकारी में उन्होंने ड्यू से बीए नहीं किया है। ड्यू के रिकॉर्ड में उनके एनरोलमेंट, डिग्री, मार्कशीट या कॉन्वोकेशन की कोई जानकारी नहीं है। कुछ अखबारों में पब्लिश हुई डिग्री फर्जी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना लगभग तय हो गया है। असल में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ओहियो के गवर्नर जॉन कैसिच ने अपनी दावेदारी वापस लेने की घोषणा की है। इसके बाद अब ट्रंप की रिपब्लिकन के अकेले दावेदार बच गए हैं। कैसिच रिपब्लिकन के आखिरी दावेदार थे जो ट्रंप के खिलाफ लड़ रहे थे। कैसिच ने दावेदारी वापस लेने का फैसला टेड क्रूज की दावेदारी वापस लेने के ठीक एक दिन बाद किया है। कप्तान गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा की शतकीय साझेदारी और बाद में आंद्रे रसेल की उम्दा गेंदबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब पर 7 रन से जीत दर्ज कर आईपीएल 9 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। रसेल ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया, जिससे किंग्स 11 ने शुरू में ही 3 विकेट गंवा दिए। इससे उसके लिए लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ग्लेन मैक्सवेल ने 42 गेंदों पर 68 रन की तेज तरार पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। अक्षर पटेल ने आखिर में 7 गेंदों पर 21 रन बनाए, लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हो पाया। रसेल ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए। उद्योगपति विजय माल्या का इस्तीफा राज्यसभा के सभापति ने कल मंजूर कर लिया। इससे पहले मंगलवार को माल्या का इस्तीफा नामंजूर किए जाने के बाद सदन की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तत्काल उनकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति चाहती है कि माल्या का इस्तीफा खारिज कर दिया जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। कमेटी ने पिछली बैठक में माल्या से लिखित जवाब मांगा था और फैसले के लिए 3 मई की तारीख तय की थी। इसके एक दिन पहले ही माल्या ने फैक्स के जरिए सदन के सभापति को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिस पर आखिरी फैसला सभापति को करना था। लोकसभा में कल मोदी सरकार की बुरी तरह किरकिरी हो गई। ये वाकया तब हुआ जब रेल राज्य मंत्री लोकसभा में अपने मंत्रालय से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्रालय से जुड़े पहले सवाल का जवाब पीएम के सामने रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दिया, लेकिन जैसे ही पीएम सदन से निकले, पीछे पीछे सिन्हा भी गायब हो गए। प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्रालय से जुड़े अगले सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री जी मौजूद नहीं थे। इसे देखते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। माहौल शांत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सदन से माफी मांगी। अपने जूनियर मंत्री की गलती पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी बाद में आकर सफाई दी। गोवा के विधायक बबूश मोन्सेराटे के खिलाफ पुलिस ने कल एक नाबालिग लड़की से रेप का केस दर्ज किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ गोवा चिल्ड्रन एक्ट और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। मोन्सेराटे पर एक मणिपुरी लड़की से रेप करने का आरोप है। उनके खिलाफ पंजीम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मोन्सेराटे फिलहाल कहां है। मोन्सेराटे ने कहा है कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है। गोवा के सेंट क्रूज से निर्दलीय विधायक मोन्सेराटे का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार मामला रेप जैसा गंभीर है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।